सुनो इधर, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे 5.3 में। तो आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। सुनो क्या कह रहा है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। सीधा सीधा यूं कह रहा है कि कोई ठेकेदार है, वो कहीं भी कार्य कर रहा है, परंतु अगर वो उस कार्य को करने में विलंब करता है, देरी करता है, तो जो भी उससे ऊपर है वो उसके ऊपर क्या करता है, जुर्माना लगाता है कि अगर तू एक दिन लेट करेगा इस कार्य को तो फिर तेरे ऊपर इतना रुपए जुर्माना। तो 2 दिन अगर इस कार्य को लेट करेगा तो तेरे ऊपर इतना रुपए जुर्माना। वही बात है यहाँ पे। सुनो अब देखो किस प्रकार जुर्माना है। पहले दिन के लिए 200 रुपए। अब जैसे एक दिन पहले फर्स्ट दिन उसने, जैसे कि अपन ने किसी तारीख फिक्स कर ली, 15 अगस्त को आपको कार्य पूरा करना है, पर 15 अगस्त को नहीं किया, 16 अगस्त तक ले गया, वो एक दिन का अगर लेट हुआ तो फर्स्ट दिन कितना रुपए, 200 रुपए का उसके कितना है जुर्माना। फिर उसके बाद दूसरे दिन के लिए कितना है, 250। अगर वो 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक ले जाता है मामले को, तो फिर वो कितने रुपए पेमेंट एक्स्ट्रा का, मतलब जुर्माना कितना लगेगा, 250। फर्स्ट दिन का कितना था, 200। दूसरे दिन के लिए कितना है, 250। तीसरे दिन के लिए कितना है, 300, इत्यादि आगे लगा दिया, इत्यादि आगे इस प्रकार बढ़ता रहेगा। चौथे दिन के लिए 350, फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो कितना रुपए, फर्स्ट दिन कितना, 200, फिर बढ़ता कितना जा रहा है, 50-50 के अंतर से उसका जुर्माना बढ़ता जाए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर, मतलब आगे से आगे है ना, उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक है, 50 अधिक है। अभी आपको भी समझ में आ गया, इसने खुद ने भी लिख दिया कि पहले से जस्ट अगले दिन का जुर्माना कितना अधिक हो रहा है, 50 अधिक होता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब एक ठेकेदार को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी जुर्माने के रूप में यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। कितने दिन तक विलंब कर देता है वो, 30 दिन तक विलंब कर देता है। यानी एपी जो बन रही है 200, 250, 300, वो कितने पद तक जाएगी, वो 30 दिन तक। कितने दिन का, 30 दिन का अपन को क्या निकालना है, जुर्माना। दैट मीन्स एन का मान कितना हुआ, 30। एन का मान कितना हुआ, 30। प्रथम पद कितना हुआ, 200। डी का मान कितना हुआ, 50। आ जाएगी बात समझ में। चलो इसको बस लिखते हैं और सोल्व करते हैं। सुनो, ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब करने पर जुर्माना राशि निम्न है। देखो पहले दिन कितनी, फिर 200, फिर कितनी, 250, फिर कितनी, 300। इस प्रकार है। प्रत्येक दिन नहीं, उत्तरोत्तर, ऐसा ही शब्द लिखा हुआ है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब लिख देते हैं अपन। इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तरोत्तर अगले दिन की जुर्माना राशि, अर्थात ये क्या हुआ, डी का मान, अर्थात डी बराबर कितने रुपए हो गए, 50 रुपए। मतलब उत्तरोत्तर अगले दिन की जुर्माना राशि अर्थात डी का मान कितना रुपए बढ़ रहा है, 50 रुपए हर दिन। ठीक है ना। यह एक एपी का क्या करती है, निर्माण करती है। यह एक एपी का निर्माण करती है। कौन करती है, ये वाली जो राशि है ये एक एपी का क्या करती है, निर्माण करती है। A1 का मान कितना हो गया, 200। डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना, 250। A1 का मान 200, कितना आया, 50। डी का मान कितना गया, 50। जैसे भी अपन ने यहाँ लिख ही दिया था। मेरे को बताओगे आप, इनका का मान कितना है, 30। कितने दिनों की विलंब राशि, जुर्माना राशि पूछ रहा है वो, 30 दिन की। तो इनका मान कितना आ गया, 30।
तो 30 दिन का कुल कितना रुपए वो चुकाएगा। तो एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 एन डी। आ जाएगी बात समझ में। चलो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। एस 30 30 बटे 2 2a का मान कितना 200 30 माइनस का 1 डी का मान कितना 50। आ जाएगी बात समझ में। कितना हुआ 15, ये कितना 400, ये 29 इंटू 50। आ जाएगी बात समझ में। चलो करो गुणा 400 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4 5 दूनी 10 और 14 150। 15 इनको गुणा करोगे तो 1850, इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 27,750 रुपए। 30 दिन का कितना रुपए चुकाएगा वो जुर्माना राशि 27,750 रुपए। उतारो यहाँ तक। चलो अगला देखो, उतार लिया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 16 उसको पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है, किस किस के समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो सभी और फिर बताना मेरे को कि क्या समझ में आया, वो क्या कह रहा है। मैं पढ़ता हूँ, चलो फिर बताना कि क्या कह रहा है। सुनना। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यूँ कहा गया है कि कोई स्कूल है, स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया, तो फिर जिन्होंने भाग लिया उनमें एक प्रथम स्थान से लेकर 7वें स्थान तक कुछ राशि वो पैसे वितरित कर रहे हैं। ठीक है ना। कितने कितने स्थान तक 7 स्थान तक, मतलब 7वें पुरस्कार तक वो कुछ राशि वितरित करेंगे। और टोटल राशि कितनी है 700, यानी 700 रुपए में से ही उन 7 व्यक्तियों को 7 बच्चों को वो राशि वितरित करेंगे यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है 20 कम। आ जाएगी बात समझ में। पहले जितना, जैसे पहले पुरस्कार को 100 रुपए दे दिए, पहले जो भी पहले स्थान पे आया उसको कितना रुपए दे दिया 100 रुपए, तो फिर दूसरे स्थान वाले को 80 रुपए, फिर तीसरे स्थान वाले को 60 रुपए, फिर चौथे स्थान वाले को 40। इस प्रकार राशि घटती जा रही है। कितने रुपए 20 रुपए घटाते जा रहे हैं। और कितने जनों को दिया है 7 जनों को दिया है। और टोटल राशि कितनी है 700 रुपए। टोटल राशि कितनी है 700 रुपए। यानी एन का मान कितना है, अगर मैं आपसे कहूँ तो एन का मान कितना है 7, मतलब पुरस्कार कितने हैं 7 जने हैं ना, तो एन का मान कितना हो गया 7। मैं आपसे कहूँ एस एन का मान कितना है, यानी कुल योग कितना है 700, तो एस एन का मान कितना 700। अब आपके पास क्या चीज नहीं है, चलो इधर सुनो, अभी इसको यहाँ लिखते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हाँ डी 20 है, डी 20 है, मतलब सार अंतर 20 है। सुनो, विद्यालय में कुल पुरस्कार राशि एस एन बराबर कितनी है 700 रुपये। आ जाइए बात समझे। कुल पुरस्कारों की संख्या एन का मान कितनी है 7। कुल पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7। प्रत्येक, इसके लिए लाइन की क्या लिख रखी है उसने 20 कम में प्रत्येक पुरस्कार, ऐसा लिख रखा है। प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, 20 कम है। आ जाइए बात सुने, 20 कम है। माना प्रथम
पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार अपन ने कितना मान लिया ए। आ जाइए बात समझ में। आपको एस एन दे दिया कितना 700, आपको एन दे दिया कितना 7, आपको जो डी का मान है वो कितना दिया 20। मैंने यहाँ लाइन छोड़ रखी है, अभी मैं यहाँ कुछ लिखूंगा पर अभी आपसे पूछूंगा वो चीज। तो माना प्रथम पुरस्कार कितना ए मान लिया अपन ने। चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक बात समझ आ गई आपके। इधर सुनो, तो s कितना 7, s कितना 7, 7 बटे 2 2a, ए क्या है ये प्रथम पद, और अपन ने प्रथम पुरस्कार को कितना मान लिया है, तो मैं सीधा यहाँ पे 2a लिख दूं क्या, मतलब अपने पास प्रथम पद का मान ही नहीं है, वो a लिख दिया, ठीक है। n का मान कितना, n का मान कितना 7 माइनस 1। अब ये मेरे को बताओ d का मान कितना भरो, बस मैं यही पूछ रहा था आपसे। 20 भर दूं? हाँ अरे सॉरी, एसएन का मान कितना है 700, वो भर देंगे। चलो इधर सुनो, मेरे को ये बताओ डी का मान 20 भरो जो सही है क्या, डी का मान 20 भरो माइनस 20 भरो, कितना आएगा -20। ये गलती मत कर देना कि 20 कम है, देखो 20 कम है। देखो पुरस्कार राशि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि पहले को कितने मिले 100, दूसरे को कितने मिले 80, तीसरे को कितने मिलेंगे 60। पर ये अपन ने एक इमेजिन किया है कि इस प्रकार मिल रहे हैं, जरूरी थोड़ी पहले को 100 मिले, पहले को क्या नाम है 150 मिला हो, तो फिर दूसरे को कितने मिल जाएंगे 130, फिर 30 कितना मिला 20 कम होते जाएंगे। पर ये अपन ने मानना है, परंतु आपको ये तो कंफर्म है कि पहला जितना है उससे अगले वाला 20 कम है। अब आप डी निकालोगे, इस एपी के लिए डी निकालोगे तो कैसे निकालो, 80 में से किसको घटाओगे 100 को, 80 में से किसको घटाओगे 100 को, तो यहाँ से जो डी का मान आएगा वो किसका आएगा माइनस का 20। तो यहाँ मैंने इसीलिए लाइन छोड़ी थी, प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, अर्थात डी बराबर माइनस के 20। आ जाइए बात समझ में। तो फिर मैं यहाँ कितना भरूंगा माइनस के 20। चलो इधर सुनो, ये 700 कहाँ से लिखे मैंने, एस एन का मान कितना है 700, तो ये मैं 700 इंटू क्या कर दूं, 2 तो ऊपर गुणा हो जाएंगे और 7 यहाँ ऊपर इधर गुणा में, तो ये कहाँ आ जाएंगे भाग में। आ जाएगी बात समझ में। 2 तो यहाँ और ये यहाँ, और इधर सुनो ये 2a, ये कितना हो गया 6, चलो 6 इंटू माइनस के 20। आ जाएगी बात समझ में। अभी इधर सुनो, मैं यही कर देता हूँ, 7 से 700 कितनी बार कटेंगे 100 बार, 100 को 2 से गुणा, 200 लिख दूं क्या सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर सुनो 2a माइनस का कितना हो जाएगा 120, माइनस का 120। इधर सुनो 200, ये 120 इधर आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 120। 2a ये कितना हो गया 320 2a, तो मैं आपसे कहूँ a का मान कितना हो गया 320 बटे 2, तो a का मान कितना हुआ 160। यानी प्रथम पुरस्कार राशि कितनी थी 160 रुपए। पहले पुरस्कार वाले को कितना रुपए मिला 160, दूसरे पुरस्कार वाले को फिर कितना मिला होगा 140, फिर तीसरे वाले को फिर 20 कम होते जा रहे हैं, तो प्रथम पुरस्कार को 160 रुपए मिले। ठीक है, यहाँ तक उतारो, फिर मैं लाइन लिखाऊंगा नीचे। उतारो, उतार ले यहाँ तक। चलो इसके नीचे लाइन लिखो, अतः प्रथम पुरस्कार राशि। देखो क्वेश्चन में वो यूं कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि बताइए, तो अपन को प्रत्येक सारे पुरस्कारों की राशि बतानी है। तो आपने क्या लिखा, अतः प्रथम पुरस्कार की राशि, अतः प्रथम पुरस्कार की राशि 160 रुपए, 160 रुपए, 160 रुपए होगी, तथा द्वितीय तृतीय चतुर्थ
चतुर्थ, सोन, फिर ऐसे करना, सातवें पुरस्कार की राशि निम्न होगी। तो निम्न देखो, पहले वाले की कितनी लिखी तुमने 160, तो फिर दूसरे की कितनी आ जाएगी 140, फिर तीसरे की 120, चौथे की 100, फिर पांचवे की 80, फिर छठवे की 60 और फिर सातवें की 40। आप इन सभी 160 से लेके 140 120 इन सबको जोड़ोगे तो यो कितना आएगा 700। टोटल कितना रुपया हो जाएगा ये 700 रुपये। तो लिख लो, ये लिख लिया ये सबने, लिखो। और फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 वो पढ़ो। अच्छा खासा क्वेश्चन है समझने के लिए। देखिए आपकी उसकी लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं आती, क्या कह रहा है, पढ़ना एक बार उसको, सभी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 उतार लिया? नहीं उतारा हो तो आप लिख सकते हो आप खुद। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो इसकी लैंग्वेज अच्छी है। देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, जैसे आपने भी किया था लास्ट अभी कुछ दिन पहले। तो ये किसी विद्यालय के कुछ बच्चे हैं जो क्या नाम है पेड़ लगा रहे हैं। अब वो देखो किस प्रकार पेड़ लगा रहे हैं, उन्होंने क्या निर्णय लिया है पेड़ लगाने का, इसके बारे में आगे लिख रखा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का यानी जितनी कक्षाएं हैं 1 से 12वीं तक है तो ठीक, 1 से 8वीं तक है तो ठीक, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी हर एक कक्षा का, उसमें अनुभाग का मतलब हर एक कक्षा को, जैसे तुम्हारे सेक्शन बांटते हैं ना, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, तो ऐसे अनुभाग बांट रखे। अब कितने अनुभाग बांटे यानी कितने अनुभाग सेक्शन बांट रखे हैं वो आगे बताएगा कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यहाँ बात समझ आई क्या? वो यूं कह रहा है कि अगर कक्षा 3 है तो उसमें अब ये अनुभाग अभी बताया नहीं कि कितने अनुभाग है, परंतु अगर कक्षा 3 है, कक्षा तो नंबर कितने 3, तो उसका एक अनुभाग कितने पेड़ लगेगा 3 पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगेगा 3 पेड़ लगाए। अब कितने अनुभाग है ये आगे, अगर वो फिर अगर कक्षा 4 है तो एक अनुभाग कितने पेड़ लगेगा 4, और कक्षा 12 है तो एक अनुभाग कितने पेड़ लगेगा 12। आ जाइए, कक्षा 1 है तो फिर एक अनुभाग कितने पेड़ लगेगा 1, ठीक है। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, इसने खुद ने उदाहरण देके बताया। कक्षा 2 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 2, कक्षा 3 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कि कक्षा 12 तक के लिए चलता है, यानी टोटल कितनी कक्षाएं हैं 12 तक, ये भी पता चल गया अपन को। अब अभी तक तो ये पता चला है कि एक अनुभाग कितने पेड़ लगेगा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, और टोटल कक्षाएं कितनी है 12, 1 से लेके 12 तक, ये भी पता चल गया। अब अभी अपन को ये नहीं पता चला कि एक कक्षा में कितने अनुभाग है, ये पता चला क्या, मतलब एक कक्षा में कितने डिवाइडेशन कर रहा है, कितने भागों में बांट रहा है एक कक्षा को। जैसे कि नॉर्मल तुम्हारी कक्षा स्कूलों में अगर हम यहाँ बांटे तो कि बॉयज अलग हो जाओ गर्ल्स अलग हो जाओ, ऐसे बांटते हैं, 2 अनुभाग होते हैं, पर इन्होंने कितने अनुभाग बांटे हैं। इसके लिए देखो इसने क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है 3, यानी हर एक कक्षा को 3 भागों में बांटा है इसने। कितने भागों में 3, यानी कक्षा 1 के भी कितने भाग किए 3 भाग, कक्षा 2 के भी कितने भाग किए 3 भाग, कक्षा 12 में भी जितने बच्चे थे उनको कितने भागों में बांट दिया 3 सेक्शन में बांट दिया, कि 3 भाग में बांट दिया कि तुम इतने बच्चों का एक अनुभाग, इतने बच्चों का अलग, इतने कितने भाग बांटे, हर एक कक्षा में 3 अनुभाग बांटे। अब मेरे को ये बताओ, हर एक कक्षा में 3 अनुभाग है, हर कक्षा में जो अनुभाग है प्रत्येक अनुभाग है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कोई मेरे को बताएगा कि कक्षा 4 है, वो कक्षा 4 टोटल कितने पेड़ लगाएगी,
कितने लगाएगी 12, क्योंकि कक्षा 4 में कितने अनुभाग हैं 3, ठीक है। और कक्षा 4 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 4, तो 4 तिया 12। मैं कहूँ कि कक्षा 12 टोटल कितने पेड़ लगाएगी 36। कितने पेड़ लगाएगी, क्योंकि कक्षा 12 में टोटल कितने अनुभाग है 3, 3 सेक्शन बटे हुए और प्रत्येक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा 12, 12 तिया 36। आ जाइए बात समझ में। कक्षा 1 कितने पेड़ लगाएगी 3 लगाएगी। कितने लगाएगी 3, क्योंकि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाता है। टोटल अनुभाग कितने उसमें 3, 3 भाग है तो 3 पेड़ लगा देंगे, वो अपना काम फ्री। कक्षा 1 वाले छोटे बच्चे हैं तो 3 पेड़ लगा के फ्री। कक्षा 2 में जाएंगे तो कितने पेड़ लगाएंगे वो 6। आ जाइए बात समझे। यानी प्रत्येक कक्षा अपनी संख्या की अनुभाग के बराबर पेड़ लगाएगी और प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने हैं 3। आ जाइए होगी। अब इधर सुनो लैंग्वेज में कैसे लिखिए। विद्यालय, विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग निम्न प्रकार पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग कितने, देखो प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 का जो एक अनुभाग है वो कितने पेड़ लगाएगा 2, ठीक है ना। कक्षा 2 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, मैंने यहाँ लिखा है प्रत्येक अनुभाग। कक्षा 1 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 2, कक्षा 2 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 2, कक्षा 3 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 3, कक्षा 4 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 4। इस प्रकार कक्षा 12 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 12। अब मैं लिख रहा हूं प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। अब वो जो 3 की बात है ना, मैं अब लिख रहा हूं उसको। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, अनुभाग है, तब पेड़ कैसे लगेंगे। 3 को किससे गुणा 1 से, 2 को किससे गुणा 3 से, 3 को किससे गुणा 3 से, 4 को किससे गुणा 3 से। इस प्रकार चलता जाएगा मामला। और 12 को भी किससे गुणा, 12 को किससे गुणा 3 से। आ जाएगी बात समझ में। अगर इसको अतः इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 12, यहाँ कितना आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में। तो मेरे को ये बताओ A1 का मान कितना हुआ है 3। मेरे को बताओ D का मान A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 6 माइनस के 3 कितना आया 3। D का मान कितना आया 3। अब कोई मेरे को बताएगा N का मान कितना है। अरे टोटल नंबर कक्षाएं कितनी है 12 कक्षाओं की संख्या कितनी है 12। आ जाएगी बात समझ में। टोटल कक्षाएं कितनी है 12, तो n का मान कितना होगा 12। ये 36 है क्या, चलो ये बता दो मेरे को। अरे ए नहीं, अंतिम पद कितना है 36, अंतिम पद कितना है 36। तो an का मान 36 है, n का मान 12 है, d का मान 3 है, a का मान 3 है। अब पूछ क्या रहा है सर, सारे बता दिए तो वो पूछ रहा है कि कुल कितने पेड़ लगाए। तो पूछ क्या रहा है वो SN। तो चूंकि SN बराबर n/2 मैं a प्लस n लगा दूं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। S12 कुल कितने पदों का योग निकाल रहे हो 12 पदों, तो 12/2। a का मान कितना 3, an का मान कितना, कहाँ से है याद है ना। एक मिनट इधर ही लेसन लिखता हूँ। 6 ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 39। इनको मल्टीप्लाई करो 234। तो कक्षा 12 तक कुल कितने पेड़ लगा दिए उन्होंने 234। आ जाएगी बात समझ में। उतारो इनको, यहाँ तक उतार लिया ना। चलो इसके नीचे लाइन लिखो। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। कितनी है 234 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
18। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो समझना है इसको क्या कह रहा है। सुनो इधर, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है ना। अब केंद्र की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मतलब वृत्त की बात हो आएगी इस सवाल में, केंद्र की बात आई है तो सुनो। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। इधर सुनो, यूं कह रहा है कि यहाँ कोई केंद्र है, ठीक है ए, यहाँ से ये एक त्रिज्या ली, कितनी त्रिज्या ली ये 0.5 सेमी की त्रिज्या ली और एक ऐसे क्या बना दिया वृत्त, ठीक है। अब अगले वृत्त, अब ये यहाँ से क्या नाम है, अब अगला जो केंद्र होगा ना वो इसको मान लेंगे और अब यहाँ से एक वृत्त खींचा जा रहा है। अब इसका जो वृत्त खींचा जा रहा है ना, ये जो त्रिज्या है ये कितनी बढ़ा दी, देखो ये ए था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। यहां से मैं अगर देखो यहां से यहां तक क्या है एक अर्धवृत्त और यहां से यहां तक क्या है एक अर्धवृत्त, परंतु आप देखो इस नीचे वाला अर्धवृत्त क्या है बड़ा है, कितना बड़ा है, देखो इसकी त्रिज्या तो कितनी थी 0.5 सेमी। अगर आप इसकी त्रिज्या मानोगे, इधर सुनो एक मिनट, थोड़ा छोटा हो गया, देखो ये यहां से इतना ज्यादा गैप है ना ये, तो इसकी जो त्रिज्या है वो लेंथ है, देखो ये यहां तक, मैं यही से मानो ये जो गैप है ना ये कितना गैप बढ़ गया, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 1 सेमी की। फिर एक बार एक और त्रिज्या, जैसे यहाँ अब इसका नया केंद्र क्या आ गया ये, अब यहाँ से एक और वृत्त खींचा, फिर एक और वृत्त, मतलब इसको वृत्त को बढ़ाता जा रहा है। देखो ये, देखो यहाँ से खींचा था ये वृत्त छोटा, फिर यहाँ से खींचा ये वृत्त और फिर इस पहले वाले से ये बड़ा हो गया, फिर इससे एक और खींचा फिर ये बड़ा हो गया। तो इस प्रकार जैसे वृत्तों की संख्या हर अर्ध चक्कर में वो वृत्त की त्रिज्या का क्या कर रहा है मान बढ़ाता जा रहा है। अब कितना मान बढ़ाता जा रहा है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 0.5, देखो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 0.5, फिर अगले वृत्त की त्रिज्या कितनी ले ली 1, कितनी बढ़ा दी उसने 0.5 बढ़ा दी, फिर अगले वृत्त की त्रिज्या उसने कितनी ली 1.5, फिर अगले वृत्त की कितनी ली 2, फिर अगले की अगर और ले तो 2.5। इस प्रकार वो हर वृत्त की त्रिज्या को 0.5 के गैप से बढ़ाता जा रहा है। और किस प्रकार बढ़ रही है आपको बता दिया, देखो यहाँ से एक ये त्रिज्या ली, एक वृत्त खींचा, आधा वृत्त बना, फिर यहाँ से इसको केंद्र लेगा, मतलब इसको केंद्र लेगा और फिर एक ये वृत्त बन जाएगा, ये गैप कितना बढ़ा दिया 0.5, फिर यहाँ से एक वृत्त बनाया फिर बड़ा बना, फिर यहाँ से यूं बनाएगा अगर वृत्त तो फिर यहाँ और इधर आ जाएगा, मतलब हर बार उसका जो लेंथ है वो बढ़ाता जा रहा है। आ जाइए बात समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, खींच कर एक सर्पिल बनाया गया जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। देखो आप आकृति देख लो यहाँ पे, हर बार एक, और ये जो उसने देखो इधर सुनो, उसने जो ये इनको नाम दिया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको दिया है L1, फिर यहाँ से ये वाली दूरी है इसको क्या नाम दे दिया L2, फिर ये दूरी है जिसको क्या नाम दे दिया L3, यानी हर सर्पिल की जो लंबाई है उसको क्या नाम दे रहा है वो L1, L2, L3 इस प्रकार दे रहा है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से इस प्रकार कितने वृत्त बनाए उसने 13, तो n का मान कितना हो गया 13, ये तो आगे आपके पास समझ में। 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, मतलब आपसे पूछ लिया कि यहाँ से देखो इस प्रकार ये बना, फिर देखो ये कोई खत्म थोड़ी हुआ है, यहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया, ऐसे कुल कितने वृत्त हैं 13 अर्धवृत्त हैं। इस प्रकार बनाता जा रहा है, हर प्रकार उनके अर्धवृत्तों में जो त्रिज्या का मान है वो 0.5 के अंतर से बढ़ता जा रहा है और एक इस प्रकार हर बार एक अलग लंबाई आती जा रही है। तो इस प्रकार कुल कितनी 13 अर्धवृत्तों से एक जो आकृति बनेगी उसमें इस प्रकार ये कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी टोटल, ये आपसे पूछा है। अब इधर सुनो, मेरे को नॉर्मली इसको समझाऊं तो एक अर्धवृत्त, ये एक अर्धवृत्त बनाया उसकी लंबाई कितनी है, कुल मिला के वृत्त की क्या पूछ रहा है वो, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि तो होती है पूरी, कितनी होती है पूरी, और ये क्या होती है 2 पाई r।
परंतु वो आपसे पूरी पूछ रहा है क्या, आधी पूछ रहा है। तो ये जो वृत्त की परिधि होगी, जैसे इसको 1/2πr कर देंगे अपन, क्या कर देंगे 2πr। और ये एक वृत्त की परिधि को इसने क्या नाम दे दिया, L1, इसको क्या नाम दिया L1। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ लिखता हूँ, उसको समझना है तो सुनना। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 18। तो सर्फिला कार आकृति में 13 अर्धवृत्त निम्न लंबाई से बने हैं। अब देखो किस प्रकार, पहला अर्धवृत्त L1, पहला अर्धवृत्त किससे, L1 से, दूसरा अर्धवृत्त L2 से, तीसरा L3 से, फिर चौथा L4। उसका नाम इस प्रकार दे रहा है। अंतिम जो अर्धवृत्त होगा वो कौन सा हो जाएगा, L13। L क्या हो जाएगा 13। सुनना, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या ठीक पहले अर्धवृत्त से, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या ठीक पहले अर्धवृत्त से कितनी बढ़ती है, 0.5 सेमी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 0.5 सेमी बढ़ती है। तब प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्याएं कर देता हूँ, त्रिज्याएं इधर सुनो। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेमी। फिर दूसरे अर्धवृत्त की 1 सेमी, फिर अगले की 1.5 सेमी, फिर इस प्रकार आगे 2 सेमी आती है। इस प्रकार बढ़ती जाती है। आ जाएगी बात समझ में। चलो इधर सुनो, पहले अर्धवृत्त की, एक मिनट चौक, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई आपको निकालनी है, वो क्या है, L1। अगर पहले अर्धवृत्त की आप लंबाई निकालने बैठे हो तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई, मैंने अभी कहा था कि पूरा वृत्त तो ये, जबकि पहला अर्धवृत्त इतना की है और इतना की है, तो पूरे की अगर आप लंबाई निकालने जा रहे हो तो पूरे की कैसे निकालोगे, 2πr से। परंतु आधे की निकाल रहे हो तो इसको क्या कर दोगे आप, आधा ही करोगे। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई 1/2 इंटू क्या, 2πr1। पहले अर्धवृत्त के लिए मैंने क्या नाम ले लिया, उस त्रिज्या को R1। इधर सुनो, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान कितना, 22/7 इंटू R1 का मान कितना, 0.5। मल्टीप्लाई करो इसको, देखो नीचे तो कितना आ जाएगा, 7, 22 पंजे 110 आएगा। परंतु 0.5 है, पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो 11 कितना आ जाएगा, 7। यानी L1 का मान कितना आया, 11/7। यानी पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी आई, 11/7। इस प्रकार दूसरे अर्ध, देखो मैं ये चित्र मिटा रहा हूँ, ये तो आप किताब से देख लेना। फिर आगे करते हैं, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, फिर आगे लिखते हैं दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, इसको क्या नाम दूं, L2 दूं, क्या ये लिखी रखा है L2। ये 1/2, वही 1/2 2πr होगी, तो 1/2 से मैं हर बार नहीं लिखूंगा, सीधा क्या लिख दूं, πr2। यहाँ मैंने लिखा था R1 क्योंकि पहली त्रिज्या थी, वहां लिख रहा हूँ R2। कौन सी त्रिज्या है, दूसरी। पाई का मान
22/7। R2 का मान 1, तो ये कितना आया 22/7। यानी आपके L2 का मान आ गया, L1 का मान आ गया, L2 का गया। अब किसका निकालें? 3 का। तो तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3, इसको क्या लिख दूं रे? पाई R3। पाई का मान 22/7, L3 का मान 1.5। गुणा बताओ मेरे को, नीचे तो 7 आएगा, 22 इंटू 1.5 करो, कितना आ रहा है? 22, 15 दूना 30 की 0, 15 33, कितनी आ जाएगी? 33/7। देखो A1 आ गया, अपने A1 मान लो इसको, ये A2 आ गया, ये A3 है। क्या A4 भी निकालो क्या? वैसे D का मान ऐसे निकल जाएगा अपने AP से। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, चलो निकालो। हाँ रहने दे, चलो यहाँ तक उतारो, फिर यहाँ तक उतार लिया ना। अब कोई सोचे ना कि चौथे के लिए निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। चौथे अर्धवृत्त की लंबाई L4 बराबर 4 पाई निकाली होगी आपने। L4 बराबर कितनी आई? 44/7। चौथे अर्धवृत्त की लंबाई L4 बराबर 44/7, ये यहाँ तक आ जाएगी। फिर इसके नीचे आपको क्या लिखना है, मैं इधर का मिटा रहा हूँ। सुनना, आप इस प्रकार L1 निकाली आपने, L2 निकाली, L3 निकाल ली, फिर क्या नीचे लिखोगे? अतः इस आकृति से आकृति नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। अतः अर्धवृत्तों की लंबाइयों से AP का क्या होता है? निर्माण होता है। AP का निर्माण होता है। अब देखो कैसे होता है। पहले के लिए 11/7, फिर दूसरे के लिए कितनी है? 22/7, ठीक है। फिर तीसरे के लिए कितनी है? 33/7। किसी ने चौथी अगर निकाली है तो 44/7। ये बताएगा कोई मेरे को कितने पद होंगे ये टोटल? कितने पद होंगे? क्योंकि टोटल सर्पिलों की संख्या कितनी थी? 13। तो अब मेरे को बताना A1 का मान कितना गया? 11/7। D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 22/7 माइनस 11/7, कितना आया? 11/7 आ जाएगा। और एलसीएम लोगे 7 और 22 माइनस के 11, एरो लगा के लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 11/7। कुल मिला के डी का मान कितना आ गया? 11/7। अब कोई मेरे को बताएगा एन का मान कितना है? 13। एन का मान कितना है? टोटल मतलब सर्पिलों की संख्या कितनी है? 13। तो एन का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान आ गया। आपको निकालना क्या है? टोटल इन सर्पिलों की लंबाई, कुल लंबाई। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है। तो सुनो, एस 13/2 2a का मान कितना? 11/7, सॉरी, प्लस 13 माइनस 1 और डी का मान कितना? 11/7। इधर का मिटा रहा हूँ। सुनो, तो एस 13 निकाल रहे हो आप, 13/2, ठीक है। तो ये कितना है? 22/7 कर दो इसको, 22/7। फिर कितना? प्लस यहाँ से आएगा, देखो 13 में से गया तो 12, 12 इंटू 11/7, 12 इंटू 11/7। तो करो इसको सोल्व। 13/2, ये 22/7, ये मल्टीप्लाई किया गया तुमने 132/7।
पहले अंदर का एलसीएम ले लो, 13/2, एलसीएम कितना आया 7, और 22 प्लस का कितना 132, 13/2 ये कितना हुआ 154/7, कट रहा होगा ये मान 22 बार। किस 7 से, हाँ? हाँ, 7 से 22 बार कट रहा है, देखो 13/2 इंटू ये 22 और 2, 13 इंटू 11 143, यानी उस टोटल सर्पिल की लंबाई कितनी आ गई 143। सेम ही आएगी, सेम ही लिखना है इसके पीछे। चलो यहाँ तो उतारो, फिर लाइन लिखवा दूंगा। उतारो ये यहाँ से, यहाँ, अरे उतार ले यहाँ तक, इसके नीचे लिखना अतः सर्पिल की कुल लंबाई, अतः सर्पिल की कुल लंबाई, अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेमी होगी। अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेमी होगी। ठीक है, अगली क्लास में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए काफी है।